बहुत है यार, हो जाएगा ना, उतने में कवर करेगा। अरे कितना 70-72 जीबी जगह पड़ी होगी, हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर्स, 4 दिए गए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, अभी ना तुम लोगों को थोड़ा ही पढ़ा पढ़ा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वही सब कुछ है, बस बदलेंगे वही ना, न्यूमेरिकल बढ़ा देंगे। जैसे बीएससी में न्यूमेरिकल उतने नहीं करवाए थे, यहाँ न्यूमेरिकल बढ़ा देंगे, कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा ले लेंगे जो वहां पर छोड़ दिए थे वो भी यहाँ पर लाएंगे। सुनो, 4 दिए गए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है, मतलब 4 वेक्टर को आप आपस में प्रोडक्ट लगाओ और रिजल्ट में कौन तैयार हो, स्केलर। तो सिंपल सी थ्योरी है, पहला वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर सी। आपके पास 4 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये कौन आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगले 2 वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, वो भी कौन आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, यही होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। लिखो, वेक्टर ए सीधे लिख देना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ये रहा। ये वेक्टर 2 वेक्टर से ये बना, 2 वेक्टर से ये बना, 4 वेक्टर हो गए, और इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ये होता कितना है, ये होता है दिस इज इक्वल टू, लिखने का तरीका सुनो, ए डॉट सी, इनके पहले का इसके पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक, और फिर इनटू बी का डी के साथ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, माइनस फिर पहले का लास्ट के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ठीक, फिर इनटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये रहा। और इसको याद करने का और आसान तरीका ये है कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, इसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। सबसे आसान ये याद करना, पहली रो वेक्टर ए, वेक्टर बी दूसरी रो, और इसके बाद वेक्टर सी डॉट के साथ फिर वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट। ये होता है 4 दिए गए वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ? प्रूफ नहीं ले रहे हैं, प्रूफ नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। प्रूफ हालांकि करना चाहोगे तो प्रूफ आसान है, कोई बहुत मुश्किल प्रूफ नहीं है। ए क्रॉस बी को हम एम मान लेते हैं, माना वो वेक्टर एम है, और उसके बाद हम लोग ये लिखते हैं वेक्टर एम डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। याद करो कल बॉक्स एबीसी लिखाए थे, बस वही काम अपने लोग करते चले जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट बीएससी में तुम लोगों को इसका प्रूफ कराए हैं, अगर याद हो तो, कि नहीं करवाए हैं? लाए हो कॉपी रोहित? लाए हो? चेक करो करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। वैसे फार्मूला याद रहे ज्यादा बड़ी बात है, प्रूफ तो मिल ही जाएगा हर जगह पर आसानी से। मुझको याद आ रहा है जाने क्यों करवाए हैं जैसे, या ऐसा ना हो तुम लोगों के बैच में लिखा ही ना हो, ये भी पॉसिबल है। 3 तक, क्योंकि आदत है 3 तक कराने की, चौथा वाला बहुत कम बताते हैं। प्रूफ कराए हैं? हाँ बस वही प्रूफ है, चलो कराए हुए हैं। हमको तो लगा प्रूफ हम लिखवाए भी नहीं है। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। कुछ नहीं करना, डॉट को हटा करके वहीं पर क्या रख दो, क्रॉस। तो 4 दिए गए वेक्टर का ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। लिखना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, एक साथ क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और ये होता कितना है, ये होता है बॉक्स। सुनो, ए बी डी बॉक्स में, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी, बाहर कौन आएगा, वेक्टर सी, क्योंकि अपने को पता है ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। कहा गया था कि अगर कोई आपसे पूछे कि बॉक्स ए बी सी कितना होता है,
जवाब था ये था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अच्छा यही हो ये कोई जरूरी नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, क्रॉस और डॉट कहीं भी आप रख सकते हो, बस ये रखना है ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। आप डॉट और क्रॉस को कहीं भी लगा सकते हो, यानी आप ये भी लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दो और यहां पर डॉट लगा दो, वैल्यू बराबर आएगी। क्लियर हुआ? तो ये कोई पूछे ये कितना है तो कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, और या तो आप दूसरा वाला बोल सकते। क्लियर हुआ? तो ए बी डी इनका बॉक्स प्रोडक्ट और बाहर कितना हो गया वेक्टर सी, फिर माइनस बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी, और अब बस डी को हटा के इसकी जगह क्या कर देना वेक्टर सी, और बाहर कौन पड़ा रहेगा वेक्टर। इन दो वेक्टर का डिफरेंस दिए गए चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। याद रहेगा फार्मूला? तुरंत एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, प्रॉब्लम। अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं ना जो आप फार्मूले के तरीके से इस्तेमाल करोगे, जैसे अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ये इन फ्यूचर फार्मूले के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। प्रॉब्लम है शो दैट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तीन वेक्टर हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इन दिए गए तीन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, ये बराबर आता है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो आपका आ रहा है इसी का आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो। चलो प्रूफ देखना, ये एक फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सॉल्यूशन सुनो, जो जानते हो वही काम करना शुरू करो। बॉक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना होगा, याद करो अभी अभी फार्मूला दिखाया था, ये वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पहला वेक्टर, फिर डॉट, अब ब्रैकेट के अंदर में डॉट दिस क्रॉस दिस, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, नोट करो। ऊपर का मिटा सकते हैं, यानी ये हो गया, इसको अभी ऐसे ही बाहर पड़े रहने में। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, ब्रैकेट के अंदर का हाल निपटाओ, ब्रैकेट के अंदर में देखना, ये बताओ लिखा गया है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अभी अभी तो हम चार दिए गए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना सिखाए हैं, कितना आएगा बॉक्स में बी सी और फिर कितना ए, याद आया? तो इसका मतलब है बॉक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए और इनटू बाहर कौन रहेगा वेक्टर सी, ठीक, फिर कितना माइनस, अब कितना बी सी बॉक्स में, बॉक्स वेक्टर बी वेक्टर सी और बाहर कौन रहेगा वेक्टर ए, बाहर रहेगा वेक्टर ए। क्लियर हुआ? ये बताओ कल एक लॉजिक बताए हुए थे कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए या दो वेक्टर आपस में सेम हो गए तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि आप डॉट और क्रॉस कहीं भी पुट कर सकते हो। गौर करना, इसको अगर पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, और सी क्रॉस सी सेम का सेम से एंगल कितना होता है जीरो होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो हम इसको यहीं पर लिख दें दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास केवल इधर का हिस्सा बचा कि नहीं बचा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, इसके बाद फिर डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए
और यहां पर वेक्टर सी लिखा जा सकता है। और क्या तुमको पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी तो बाहर खींच सकते हैं, इसको उठा करके बाहर कर दो, ये हुआ दिस इज इक्वल टू, यहीं पर चाहे तो लिख देना ना स्केलर, ये स्केलर है तो ये हुआ, इसको बाहर लो, बॉक्स वेक्टर बी वेक्टर सी और फिर कितना वेक्टर ए। ठीक, यहां पर कितना आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। और इसके बारे में फिर जानते हो, डॉट और क्रॉस कहीं भी लगा सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये हुआ बॉक्स बी सी ए, ठीक, और फिर इंटू यहां पर ए बी और कितना सी। ये बताओ क्या साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं है, ए बी सी फिर बी सी ए मेंटेन, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि कैसे हैं, सेम, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, काम खत्म। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, नोट कर लो। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर इसमें लिखना, लेट माना वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर, आर थ्री नॉन कोप्लेनर, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, दैट इज, अर्थात ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब है अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तीनों वेक्टर का तो वो हमेशा कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक, दैट इज बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स आर, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स आर वेक्टर ए डैश, जो वेक्टर ए डैश है आपका, ये आपके वेक्टर ए का रेसिप्रोकल है। ठीक, तो वेक्टर ए डैश कितना होगा, वेक्टर ए डैश होगा, सुनो रेसिप्रोकल का मतलब है ना दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब तुम ये बताओ, मेरे पास ऑलरेडी एक वेक्टर ए पड़ा है और मुझको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल वो वेक्टर होगा जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में कितना दे दे, 1। तो हम अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर, बाकी बचे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और डिवाइडेड बाई बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी करें तो गौर करो कितना आएगा, नीचे वाला स्केलर है, स्केलर बाहर आया, 1 अपॉन बॉक्स एबीसी बाहर आया, बचा कितना, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस भी तो बॉक्स एबीसी होता है, तो ऊपर आ गया बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, नीचे भी हो गया बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और कट पिट करके कितना हो गया, रेसिप्रोकल है। तो वेक्टर ए के रेसिप्रोकल को वेक्टर ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। आप कौन है, दीपेंद्र है, गलती से लगाए होंगे। इसके बाद फिर अगला, इसी तरह बी का रेसिप्रोकल वेक्टर बी डैश कितना होगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, साइक्लिक पैटर्न मेंटेन रखो बस। मैंने ए का रेसिप्रोकल निकाला तो क्या लिखा, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स। क्लियर हुआ। अब हम बी का लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स, बॉक्स मत बदलना, वो ठीक सेम टू सेम, अपॉन बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये बताओ वेक्टर सी का रेसिप्रोकल वेक्टर सी डैश क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी, यही लोग रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर हुआ, नोट कर लो। इस लैपटॉप में अभी मुझको खर्चा करना होगा तगड़ा, पहले इसकी बैटरी लगवाएं, फिर इसका चार्जर खरीदें, वो भी छूटा हुआ है, प्रोसेसर सही करवाएं तो इसके प्रोसेसर को मेंटेन करवाएं, पहले इसका प्रोसेसर बदलवाएं पूरा, और पूरा मदरबोर्ड बदलवाएं तो 6000 7000। ये वाला नया है, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं।
इधर लिख देना है। प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहली क्या लिखो उसी तरह, इफ यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, ठीक, और वेक्टर ए डैश कॉमा वेक्टर बी डैश कॉमा वेक्टर सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम, आर रेसिप्रोकल system of vectors, are reciprocal system of vectors, then vector a dot vector a dash is equal to 1। अब ये भी करके देखें कि अगर ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश, इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना, 1 आएगा। और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, पहली बात। एंड अच्छा ये बताओ, अगर तीनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है तो तीनों के डॉट प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 3 होगा, ठीक। तो अगला हो जाएगा एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू 3। इनका सम 3 आएगा, ये नोट कर लो। लेकिन अगर हम वेक्टर ए को उसके रेसिप्रोकल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें, वेक्टर बी को उसके रेसिप्रोकल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें और वेक्टर सी को उसके रेसिप्रोकल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करके इनको ऐड करते हैं तो यही रिजल्ट अब की बार 0 आ जाएगा। लिखना सेकंड प्रॉपर्टी में, सेकंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डैश प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ देख लेना, ये होता कैसे है प्रूफ। यही काम शुरुआत करो लेफ्ट हैंड साइड से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डैश प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी डैश, ठीक, इज इक्वल टू, ये बताओ वेक्टर ए को तो हम रहने देते हैं, क्रॉस वेक्टर ए डैश की वैल्यू रखो। वेक्टर ए डैश कितना होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, सहमत हो, लिखा जा सकता है। इसी तरीके से प्लस वेक्टर बी को रहने दो, क्रॉस ब्रैकेट के अंदर में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन बॉक्स ए बी सी, लिखा जा सकता है। फिर प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। ये बताओ बॉक्स ए बी सी तीनों मौजूद है और वो स्केलर है, कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, कॉमन कर लिया, क्लियर हुआ। ब्रैकेट के अंदर का हाल देखना, ब्रैकेट के अंदर ये कौन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या तीन दिए गए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, और फार्मूला लिखाएं, ठीक। फिर कितना होगा, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और प्लस अगला हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, लिखा जा सकता है। फार्मूला याद है ना, तीन दिए गए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 1 अपॉन बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ब्रैकेट के अंदर में, याद है पहले का लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और बाहर कौन रहेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बाहर कौन रहेगा, वेक्टर सी। ये पहला हो गया। दूसरे में इसी तरह प्लस वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बाहर कौन रहा,
वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, बाहर कौन रुकेगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए। फिर इसी तरह से इनका प्लस सी डॉट बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, बाहर कौन आया, वेक्टर ए, माइनस सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बाहर कौन जाएगा, वेक्टर बी। देख भैया कुछ कटेगा पिटेगा, चाहे कहो ए डॉट सी चाहे कहो सी डॉट ए, बात बराबर है, और बाहर है वेक्टर बी, ये इससे कैंसिल आउट हो। क्लियर हुआ, चाहे कहो ए डॉट बी चाहे कहो बी डॉट ए, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये इनसे कैंसिल आउट हुआ और ये इनसे कैंसिल आउट हुआ, कट पिट करके कितना हुआ, 0। तो ये टोटल आया कितना, 0। प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अगर कभी पूछता है ऑप्शनल में सीधे टिक करके खत्म करो, और पूछ सकता है प्रॉपर्टी में, यहां तो जान ही रहे हो सतह क्या है इसकी। सुनो, अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, तो बॉक्स ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एक बात तो तय होगी। उसके दम पे हम लोगों ने रेसिप्रोकल वेक्टर निकाला। नाम रेसिप्रोकल इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर वेक्टर ए का खुद वेक्टर ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल वर्क कर रहे हैं। कहा यह गया कि अगर वेक्टर अपने ही रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 देता है, लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हमेशा 0 चढ़ेगा। मतलब जैसे मेरे पास है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ए का रेसिप्रोकल ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश, सी का रेसिप्रोकल सी डैश। जब ए के रेसिप्रोकल ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए डॉट ए डैश, तो कितना आएगा, 1। लेकिन अब बचा कौन, बी डैश और सी डैश, जो कि बी और सी के रेसिप्रोकल है। अगर हम ए डॉट बी डैश करें तो 0 आएगा, ए डॉट सी डैश करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह बी का बी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, लेकिन बी का ए डैश के साथ 0 और बी का सी डैश के साथ 0, और सी का ए डैश के साथ 0, सी का बी डैश के साथ 0, लेकिन सी का सी डैश के साथ 1 आएगा। इस बात को लिखना उसी प्रॉपर्टी में। The scalar product of any other pair of vectors, प्रॉपर्टी है, कौन से नंबर पे थे, तीसरा हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी। द स्केलर प्रोडक्ट of any other pair of vectors one from each system is 0। दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, कहें द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर पेयर ऑफ वेक्टर। पेयर का मतलब है जोड़े में वेक्टर उठाए जाए, कोई भी दो वेक्टर आप उठाइए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, फ्रॉम ईच सिस्टम, हर सिस्टम से लिए जाए। दो सिस्टम आपके पास है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का एक सिस्टम है, और एक रेसिप्रोकल सिस्टम है, वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश। आप हर एक दिए गए जो आपके सिस्टम है उनमें से एक वेक्टर उठाइए, लेकिन वो अदर हो। ये द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर पेयर ऑफ द वेक्टर्स। एनी अदर पेयर का मतलब ए का ए डैश के साथ, मतलब बाकी बचे हुए बी और सी डैश के साथ ले लो, ठीक। तो इसका मतलब ये है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डैश। मैंने ए का ए डैश के साथ नहीं लिया है, बल्कि बी डैश के साथ और सी डैश के साथ लिया। अब इसी तरीके से बराबर बी का मैंने किसके साथ लिया, ए डैश के साथ, और फिर बी का मैंने किसके साथ लिया, सी डैश के साथ, ठीक। इसी तरह सी का किसके साथ लें, ए डैश के साथ लें, और फिर सी का किसके साथ लें, बी डैश के साथ, और ये हमेशा कितना आएगा, 0। गौर करो इसमें से वही मिसिंग है, ए डॉट ए डैश, बी डॉट बी डैश, सी डॉट सी डैश, वो मिसिंग है। कोई एक इसमें से करके देख लो, कोई एक।
जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डैश करो तो ये कितना होता है, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डैश कितना होता है, वेक्टर बी डैश होता है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन बॉक्स ए बी सी। याद आया? आप इस स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है? अच्छा ये बताओ, अगर ये लिख सकते हो तो मेरे को ये पता है कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज किए जा सकते हैं, हाँ या ना? डॉट और क्रॉस इंटरचेंज, अभी इंटरचेंज ना करो, इसको फ्लिप मार लो। फ्लिप मारोगे तो सी क्रॉस ए जो आएगा, ए क्रॉस सी भी वही आएगा लेकिन साइन नेगेटिव ले लेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी, ये लिखा, और इसको पलट करके एक बाहर माइनस साइन उठा लाएं, बाहर माइनस साइन उठाए तो अंदर में क्या बना, वेक्टर ए फिर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। लिख सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं? और ये बताओ ये कौन है, ये है -1 अपॉन बॉक्स ए बी सी और बॉक्स ए सी। सहमत हो कि नहीं? और अगर किसी बॉक्स प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, काम खत्म। क्लियर ना? इसी तरह बाकी भी किए जा सकते हैं, ठीक, नोट कर लो। सिमिलरली फॉर अदर, डायरेक्ट मतलब, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो हम जानबूझ करके उसको इधर लेकर के आए नजदीक नजदीक दिखाने के लिए। बाकी तो बॉक्स ए सी ए कर दो, दो सेम है, खत्म कर दो, कर दे वही कर दे। इतना लिखे हैं, थोड़ा और चौक चलाएंगे, काटेंगे उसको। बस प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि अगर एक झटके में पूछ ले तो आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाओ, बिना मतलब रुको मत वहां पर। अगली प्रॉपर्टी ये है, ये हो जाए तो फिर बोलें। बोला जाए अगली बार। हम लोगों ने कहा अगर हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीन के तीनों कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो हमने कहा कि वेक्टर ए का रेसिप्रोकल होगा वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी का रेसिप्रोकल होगा वेक्टर बी डैश, और वेक्टर सी का रेसिप्रोकल होगा वेक्टर सी डैश। कल को कोई पूछे कि बॉक्स एबीसी का रेसिप्रोकल कौन होगा, बॉक्स एबीसी कौन है, ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है? अब सामने वाला इस स्केलर क्वांटिटी का आपसे क्या मांग रहा है, रेसिप्रोकल मांग रहा है। कह तो कुछ नहीं होता, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ए डैश बी डैश और सी डैश का बॉक्स प्रोडक्ट। द रेसिप्रोकल ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज नथिंग, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश। इसी बात को लिख लेना। लिखना चौथा, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, एंड ए डैश बी डैश कॉमा वेक्टर सी डैश
are reciprocal vectors for vector A, vector B and vector C respectively. Then vector A dash, vector B dash, vector C dash box product is reciprocal of vector A, vector B, vector C. ये रहा। इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक, याद रखना बस खाली कि इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहीं पे चाहे तो लिख लेना, दैट इज अर्थात बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश विद बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्केलर। अच्छा गौर करो, अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो यहां से एक बात क्लियर है, यहां से एक बात क्लियर है, ये नॉन जीरो था, हाँ या ना, एबीसी नॉन कोप्लेनर थे, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये नॉन जीरो था और दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो पक्की बात है ये भी क्या रहा होगा? नॉन जीरो ही रहा होगा। क्लियर है? ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ए डैश, बी डैश, सी डैश बॉक्स प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू, नोट कर लो। और बॉक्स प्रोडक्ट जीरो ना होने का मतलब है कि जो आपके रेसिप्रोकल वेक्टर निकल करके आएंगे वो खुद भी क्या होंगे? नॉन कोप्लानर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश आर आल्सो नॉन कोप्लानर, आर आल्सो नॉन कोप्लानर, ये भी नॉन कोप्लानर होंगे, नोट कर लो। हो गया? अच्छा हाँ, कुछ पैटर्न और ध्यान दो यहां पर। ये बताओ, ये कहा गया है कि वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये दोनों साथ साथ पॉजिटिव बने होंगे या तो दोनों साथ साथ नेगेटिव बने होंगे। तय हुआ? हाँ या ना? रेसिप्रोकल सिस्टम में ये जो आपका लिखा गया है ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी कितना आएगा? पॉजिटिव। और दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव। तो तय है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव। वेक्टर की दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है? वेक्टर की दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका सिस्टम राइट हैंडेड स्क्रू रूल का फॉलो कर रहा है या फिर लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड फॉलो करेगा तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंडेड फॉलो करेगा तो नेगेटिव। इसका मतलब या तो ये दोनों सिस्टम राइट हैंडेड रहे होंगे या तो दो के दोनों लेफ्ट हैंडेड। इसी बात को लिखना, नोट लगाओ, नोट लगाओ। बोले लिखना द रिलेशनशिप, यही बात लिख लेना वापस जो लिखा गया पूरा। द रिलेशनशिप दिस indicate that the relationship this, यही बात लिखना पूरी, indicate that
द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ए बी सी एंड बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, the relationship this indicate that the scalar triple product box a b c and box a dash b dash c dash हुआ are either both positive or negative, are either both positive or negative, are either both positive or negative. हुआ? hence the two system of vectors, hence the two system of vectors, vector a, vector b, vector c and vector a dash, vector b dash, vector c dash, hence the two system of vectors, आपको वेक्टर के जो दो सिस्टम दिए गए हैं are either both right handed or left handed, are either both right handed or left handed, are either both right handed or left handed. सुनो, जो आई कैप जे कैप के कैप होता है ये वेक्टर खुद सेल्फ रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने वेक्टर ए लिखा तो वेक्टर ए का रेसिप्रोकल कौन था? वेक्टर ए डैश, यानी बाकी के दो वेक्टर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ए बी सी। ऐसे ही अगर आपसे कोई आई कैप का रेसिप्रोकल मांगे तो आई कैप जो वेक्टर आपका है उसका रेसिप्रोकल कोई और नहीं खुद कौन होगा? आई कैप होगा। क्योंकि निकालोगे कैसे? याद करो, आई कैप का रेसिप्रोकल आई कैप डैश इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप अपॉन बॉक्स आई जे के। क्लियर हुआ? अभी बताओ, ऊपर आपने लिखा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना आता है? आई कैप, और डिवाइडेड बाई बॉक्स आई जे के, बॉक्स आई जे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बॉक्स आई जे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप क्या लिखोगे? आई डॉट जे क्रॉस के, बॉक्स आई जे के क्या लिखा जाएगा? आई कैप डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना? आई, तो आई कैप डॉट आई कैप, आई स्क्वायर कितना हो जाता है? क्लियर हुआ कि नहीं? अरे वो -1 मत कहना, वो आयोटा है। ठीक है, ये हम लोग वेक्टर में आ रहे हैं। हाँ, ये आई कैप है। ये हो गया। प्रॉब्लम लिखना एक, कहाँ रखती है चौक? ये रही प्रॉब्लम। फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड अ सेट of vectors, find a set of vectors reciprocal to the set, reciprocal to the set 2i cap plus 3j cap minus k cap, comma I cap minus j cap minus 2 cap, I cap minus j cap minus 2 k cap। ठीक, और लास्ट में है वेक्टर गलत लिख रहे हैं क्या? 2i cap plus 3j cap minus k cap, ये ठीक है। I cap minus j cap minus 2 k cap, ठीक है, सही है, सही है। माइनस I cap प्लस 2 j cap
प्लस 2 के कैप, ये रहा। इन दिए गए वेक्टर के लिए इनका रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है कि इनका रेसिप्रोकल वेक्टर कौन होगा। चलो शुरू करो सॉल्यूशन। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर सी माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। इनके रेसिप्रोकल मान लो, माना इनके रेसिप्रोकल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। लेट these vectors, let reciprocal vectors are vectors are vector a dash comma vector b dash and vector c dash respectively for vector a, vector b and vector c। a b और c के लिए हम इनको क्या मान लेते हैं कि यही हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर हैं। Then vector a dash is equal to, बोलो वेक्टर ए डैश कितना होगा। वेक्टर ए डैश होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। सहमत हो? सहमत हो? यही बगल में कैलकुलेट करो। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा बोलो वेक्टर बी कहां पर है आपके पास, ये रहा। कंपोनेंट बोलो 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 1 माइनस 2। वेक्टर सी कहां पर है, ये कंपोनेंट बोलो माइनस 1 2 और कितना 2। हाँ है ना? अब तो सोचो देन बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, क्योंकि ये भी तो चाहिए आपको। अगर वेक्टर ए डैश निकालना है रेसिप्रोकल वेक्टर तो क्या लिखते हो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, यही तो लिखते आए हो। तो मैंने बी क्रॉस सी तो निकाल दिया। अब बारी किसकी, बॉक्स ए बी सी की। और बॉक्स ए बी सी होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और हम जानते हैं इसकी वजह से डिटरमिनेंट ए का कंपोनेंट बोल भैया 2 3 और कितना माइनस 1। अब इसी तरह से बी क्रॉस सी वाले में 1 माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 2 2। यही कैलकुलेट कर लो, मेरे पास पहला रेसिप्रोकल वेक्टर आ जाएगा। नोट करो। हाँ बच्ची, इसका डिटरमिनेंट हमको नहीं पता, चेक करके देखो 2 आएगा। लिखो निकालो बस। निकालो बस। इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी 2 आई कैप प्लस के कैप आई। तो अपना ये कौन हुआ, ये कुछ करना मत, जो भी क्रॉस सी आया ना उसी में 3 से भाग लगा दो। ये आ गया 2/3 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 के कैप। क्या इसी तरीके से वेक्टर बी का वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश निकाला जा सकता है, वो निकाल लोगे, छोड़ दें? आसान पूछ ले, क्या पता है इसी में से कह दे कुछ निकाल दीजिए। तो नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं निकलेगा, पढ़े हुए तो कम से कम यही ठीक है, निकाल दिए। हाँ एक चीज, हाँ 1 मिनट बच्ची रोको, 1 मिनट रोको मेरे को। और
रिजल्ट लिखो, फार्मूले टाइप में आएगा ना। अगर आपसे कहे कि ए क्रॉस वेक्टर में है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, सोचो हम कर क्या रहे हैं। यहां पर मैंने 3 दिए गए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट किया, तो ये क्वांटिटी कौन होगी? वेक्टर होगी। ये जो निकल करके आएगा उसके बाद आप उसमें वेक्टर ए का वेक्टर प्रोडक्ट लगाओ, तो फिर कौन आएगा? वेक्टर। तो क्या ये 4 दिए गए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ही है कि नहीं है? इसकी वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी, सुनो अंदर वाले से शुरू करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, ठीक, और इनटू इनटू ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, माइनस फिर देखना वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और फिर इनटू ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी। याद करे रहना भैया, पैटर्न तुमको एक पकड़ना पड़ेगा जिससे तुमको याद रहे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी में पहले बी और डी का डॉट प्रोडक्ट, फिर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट, मतलब अंदर वाले के डॉट प्रोडक्ट लिए जाएंगे, और जो एक छूट रहा होगा वो बाहर वाले के साथ क्या रखेगा? क्रॉस प्रोडक्ट रखेगा। तो पहले यहीं से शुरुआत करना, पैटर्न तोड़ना नहीं है। बी डॉट डी फिर ए क्रॉस सी और फिर बी डॉट सी ए क्रॉस डी, ये रहा, नोट कर लो। प्रूफ नहीं दे रहे हैं? प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ इसका आसान है, कर सकते हो प्रूफ, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह एक और लिख लो, फिर वेक्टर डी डॉट बड़ा अड़बंगे टाइप का है, बॉक्स प्रोडक्ट नहीं भैया, बड़ा ब्रैकेट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक, ये किया गया। पहले इन्होंने क्या किया? सी क्रॉस डी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उस पर क्रॉस प्रोडक्ट किया किसका? वेक्टर बी का, और उस पर क्रॉस प्रोडक्ट किया वेक्टर ए का, वेक्टर क्वांटिटी बनी। इस वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर डी के साथ क्या ले लिया? डॉट प्रोडक्ट। तो ये कुछ नहीं होता, ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, और इनटू, अब वेक्टर क्वांटिटी ही है, इनटू वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट ए सी, और एक कौन बच रहा है? डी, ए सी डी, सब वेक्टर में है ए सी डी। याद रह पाएंगे? करना पड़ेगा, बवाल यही करना पड़ेगा, और या तो प्रूफ करो। हाँ वहां करोगे तो बहुत टाइम कम पड़ेगा, हाँ वहां के लिए टाइम नहीं, कुछ कही नहीं है क्या? मतलब उसी में डॉट प्रोडक्ट मारा है बस, और कुछ नहीं किया है। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होकर के लास्ट वाले में खत्म कर देगा, तो बस ये पहला वाला बच जाएगा तुम्हारे पास। एक इसी तरह ऐसे लिख लेना एक और, ये सब बस याद रखने हैं तुमको। इफ यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी कामा वेक्टर डी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, ये बताओ अगर तीन अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं ए बी सी, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। अब अगर 4 वेक्टर कोप्लेनर है पूछ लिया, तो कहेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, आर कोप्लेनर, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये रहा 0 वेक्टर। क्लियर हुआ? अगर 3 को कोप्लेनर कहा तो बॉक्स
अगर 4 को कोप्लेनर कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका आप दिखा दो कितना हो जाएगा, 0। जानते हो एक ही प्लेन में है, कुछ ऐसा विजुलाइजेशन है। एक ही प्लेन में मौजूद है, तो पहले आप क्या करो, पहले आप करो ए क्रॉस बी। अब गौर करना, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो मान लो ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी सोचो आप कैसे कर रहे हो, उल्टा घुमा रहे हो। तो क्या जब इनको ऐसे घुमाओगे तो पेंच के खुलने की दिशा बाहर की तरफ होगी, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बाहर की तरफ निकला हुआ। क्लियर हुआ? आप सोचो इसी तरीके से अगर हम सी क्रॉस डी कर रहे हैं, दो वेक्टर और है सी क्रॉस डी, गौर करना, मान लो ये वाला वेक्टर सी है और ये वाला वेक्टर डी, सारी पॉसिबिलिटी करके दिखा रहे हैं, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर कौन है, डी है। कोप्लेनर है, ये बात कही गई है कि कोप्लेनर है, तो ये बात हो रही। तो सोचो आप जब सी क्रॉस डी कर रहे हो, सी क्रॉस डी, तो किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। तो एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है, पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना, 0। और आप कर क्या रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो ये जो वेक्टर बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा। क्लियर हुआ? और दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म काम। अच्छा, अगर ये वाला वेक्टर डी ना होकर के ये कौन होता, सी, और ये कौन होता, डी, तो भी कितना वही रहता, बस क्या होता कि सी क्रॉस डी बाहर की तरफ आता, तो वो भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर आते, पैरेलल तो थे ही, डायरेक्शन भी सेम हो गई, लाइक अनलाइक वेक्टर पढ़ाए हुए हैं, याद आया? तो इसका मतलब है दोनों ही बार में, अगर आप इसको सी इसको डी मानोगे, ये ए बी है, तो दोनों पैरेलल बाहर आएंगे, अदरवाइज एक बाहर आएगा और एक अंदर जाएगा, और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना होता है, 0। क्लियर हो गया? प्रूफ नहीं दे रहे, समझा दिए कैसे हुआ, क्लियर है? मिटा दे ये भी पूरा। चलो ये भी खत्म हो गया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये फाइंड आउट करो, ये कितना होगा, नोट करो, कराएं फटाफट। क्यों हंसी है वो? भूतों की तरह, हम ऐसे नहीं हंसते थे भूत की तरह, हम हंसते तो मोहल्ला खाली हो जाता। नहीं, उसके हंसने से कभी मोहल्ला नहीं खाली हुआ, लंका भरी थी, भले सुप रखा हंसे तो क्या। हाँ। अच्छा, अगर हम इसको तुम लोगों को करने के लिए दें तो कैसे लगाओगे, सोच करके बताओ, थॉट क्या है? हाँ, क्या ओपन करोगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का फार्मूला है, हाँ है ना, दिखाए हैं, ठीक, ओपन करोगे फार्मूले से ना। तो ये बताओ, अगर पहले को लिखोगे तो पहले को क्या लिखोगे, हम यहीं से शुरुआत करें, पहले को क्या लिखोगे, कितना, बी डॉट सी, पक्का? पहले ये सोच लो, जो बोल रहे हो पक्का। पहले क्या लिखोगे, बॉक्स ए बी डी, जो तुम बोले वो क्या था, हाँ ठीक।
ये आएगा बॉक्स के अंदर में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी, फिर कितना बाहर वेक्टर सी, इसके बाद माइनस बॉक्स ए बी और कितना सी, और बाहर कौन रहेगा वेक्टर डी। ये इसी तरह से बाकी के दो भी लिखे जा सकते हैं, जो कटता पिटता है काट पीट दो, जो बचता है वो बचा लो, आंसर मिल जाएगा तुमको। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ईमानदारी से बताओ। नहीं कर पाओगे तो हम करवा देंगे। अभी चले आगे, बस ये प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब हम आ रहे हैं उस पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, क्योंकि ये पूछेगा नहीं, कोर्स में ही नहीं रखा हुआ है। ठीक, इंट्रो था कि देखो ऐसे लगता है। एक और तरीका इसका ये होता है कि आप इसको कुछ मान लो, जैसे आप भूल गए, सुनो 4 का फार्मूला भूल गए, कोई तकलीफ नहीं है, 4 का फार्मूला भूल गए, 3 का तो याद रहेगा ना। ये बताओ ये फार्मूला याद है कि नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये याद है कि नहीं, क्या होता है ये बोलो। ए डॉट सी बाहर वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी बाहर वेक्टर सी, याद है। तो तुम एक काम करना, इस पूरे को मान लेना एल, इस पूरे को मान लेना एम, और इस पूरे को मान लेना। क्या अब तुम 3 वेक्टर पर रिड्यूस हो चुके हो कि नहीं। अब तुम्हारे पास ऊपर वाला बन चुका है वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, पहले यही सॉल्व कर लेना जितना आसान हो सके। अब ये कितना आ जाएगा, एल क्रॉस सी क्रॉस डी, इस फार्मूले से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ये निकाल लेना, इसकी जो भी वैल्यू है रख लो। फिर अगला निकाल लो कितना, एम क्रॉस डी क्रॉस बी, ये निकाल लो इसकी वैल्यू। इसी तरह तीसरे का उठा करके आपस में ऐड कर दो। काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो तुमको 4 का फार्मूला नहीं याद है तो 3 वाला याद है तो भी काम कर सकते हो। क्लियर हुआ, फार्मूला बेस्ड काम है। चले हम आगे, चलो कौन सा, हाँ आंसर बता दें तुमको। आंसर आएगा -2 टाइम्स, ये आंसर इसका होगा माइनस, यहां लिख रहे हैं -2 टाइम्स बॉक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी इन वेक्टर, यही आंसर होगा इसका। नहीं आएगा तो बताना, हम करवा देंगे। अब ये सब इंटर बेस्ड काम है, इसलिए मतलब इंटर में ठीक है 4 का नहीं पढ़ाते थे, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, फॉर्मूला बेस्ड। रेसिप्रोकल वेक्टर वाले में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला छूट गया, याद आ रहा है, वो लिख लो। रुको बोल रहे हैं, हाँ लिखो, 3 रेसिप्रोकल वेक्टर निकाले ना, ए डैश बी डैश और सी डैश। सुनो, वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश प्लस वेक्टर सी डैश क्रॉस वेक्टर ए डैश। लिखो, जो 3 रेसिप्रोकल निकाले हो ए डैश बी डैश सी डैश, उन्हीं पे पैटर्न सेट है, ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश। ठीक, कोई इसकी वैल्यू मांग ले तो कितनी दोगे, बताएं। तीनों वेक्टर का सम डिवाइडेड बाई इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई बॉक्स ए बी सी, यही इसकी वैल्यू है, और कुछ नहीं आएगा। तो रेसिप्रोकल के क्रॉस प्रोडक्ट का जो सम होता है साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक पैटर्न पर, वो होता है तीनों वेक्टर का सम डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक, जितना प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट था समेट दिए हैं। अब इसके अलावा कोई प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट नहीं, इसी पे सवाल बनते रहते हैं, इसी पे इक्वेशंस बनेंगे, आप 2 का 3 का फार्मूला लगाते रहोगे, उसी पे काम बनता रहेगा। ठीक,
सबसे छोटे में प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट निकाले हुए हैं। अब जो पढ़ाएंगे उसमें सवाल लगवाएंगे प्रॉपर वे में अपनी तरफ से। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। हालांकि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक ही साथ करेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी वेक्टर फंक्शन किसे कहते हैं। वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शंस पड़ा हुआ है, ठीक, जो फंक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखता है, कोई ऐसा फंक्शन पड़ा है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखता है और उसको कोई इनपुट देने पर वो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड, कोई क्वांटिटी देता है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? वेक्टर फंक्शन नाम देते हैं। एग्जांपल के तौर पर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी, आप एक इनपुट दो, वेलोसिटी आप किसके टर्म में निकालोगे? पॉइंट के टर्म में निकालोगे। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लेकर के बैठी होगी कि नहीं बैठी होगी, और इसीलिए उस वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर फंक्शन नाम देते हैं। क्लियर हुआ? अगर यही बात स्केलर फंक्शन की हम बात करें तो स्केलर फंक्शन में क्या होता है? पर्टिकुलर किसी दिए गए पॉइंट पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे टेम्परेचर आपका हुआ, तो टेम्परेचर क्या डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? नहीं, वो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको कोई एक वैल्यू मिल रही है और ये वैल्यू आपके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर जो आपका होता है ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वेलोसिटी आपकी कैसी हो जाएगी? वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगी। ठीक, एक मिनट। लैंग्वेज हम सही सलामत ही लिखवाएं, काहे के लिए इधर उधर। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज वेरिंग, जो बदलती हैं, वेरिंग पॉइंट टू पॉइंट, वेरिंग पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड, in magnitude and direction, in magnitude and direction are called vector point function, vector point function, vector point functions, function। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पॉइंट टू पॉइंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बदलती हैं, उनको हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी और फोर्सेस। ठीक, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कॉमा फोर्स एटसेट्रा, वेलोसिटी कॉमा फोर्स एटसेट्रा। ये तो हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसी तरह बात आती है स्केलर पॉइंट फंक्शन की, उसे लिख लो, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। अभी बहुत डीपली नहीं जा रहे,
जब ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम आएगी ना तो फिर से इनकी चर्चा होगी, तब वहां पर और डीपली पढ़ा जाएगा। ये बताओ वेक्टर में आपने दो चीजों का बदलाव देखा, मैग्नीट्यूड का और साथ साथ डायरेक्शन का, लेकिन स्केलर में खाली किसका बदलाव होगा, मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन आपकी कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, लिखना इस चीज को, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities depending point to point, depending point to point in their scalar values, in their scalar values, scalar values are called scalar point function, scalar point function are called scalar point function. डिपेंडिंग, वेरिंग, एक ही जैसा, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड कर रहा है तभी बदल रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आपका वर्क डन, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वर्क डन, मैंने फोर्स की बात नहीं की, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, फोर्स आपकी वेक्टर है, लेकिन फोर्स ने जो काम किया उस काम के लिए आपको ये डायरेक्शन थोड़ी बताते हो, आज मैंने इतना लिखा इतना लिखा, पूरब की तरफ मुंह करके लिखा, ये नहीं कोई बताता है। पश्चिम की तरफ मुंह करके लिखा, खाना खाया तो उत्तर खाया कि दक्षिण खाया, कुछ नहीं है। वर्क डन जो भी आप काम कर रहे हो ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो रही है, ये पॉइंट टू पॉइंट बदल रही है। घर पर रहोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, कॉलेज आओगे कम पढ़ोगे, ठीक, कैंटीन में बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट आप वेरी कर रहे हो। इसी तरीके तो एग्जाम्पल में लिखना, फॉर एग्जाम्पल वर्क, फॉर एग्जाम्पल में यह हटा दे रहे हैं, वर्क, ठीक, टेम्परेचर, ठीक, डेंसिटी, घनत्व, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, डेंसिटी, बस एटसेट्रा कर दो, ईटीसी चलता रहेगा ऐसे, एटसेट्रा। हो गया। अब लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करेंगे इनकी। हेडिंग डाल दो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, limit and continuity of a vector function, of a vector function, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले इसमें लिमिट की डिफिनेशन लिखो, लिमिट, जो डिफिनेशन पढ़ते आए हो ना वही डिफिनेशन रहने वाली है, बदलेगी कुछ नहीं, केवल सेंस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होता है। लिखना, अ वेक्टर फंक्शन, अ वेक्टर फंक्शन, अ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर एफ ऑफ टी, वेक्टर एफ ऑफ टी में टी आपका पैरामीटर कहलाता है। टी कौन है, पैरामीटर, एक तरह से इनपुट का काम करता है, पर्टिकुलर किसी पैरामीटर पर आपके वेक्टर फंक्शन की पर्टिकुलर किसी वैल्यू का होना। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर ना पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कभी कभी वॉल्यूम भी पैरामीटर बन जाता है, वॉल्यूम भी पैरामीटर बन जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हीट का जो फ्लो होता है, हीट का फ्लो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन रखता है कि नहीं रखता है, नहीं रखता। हीट का फ्लो कोई डायरेक्शन नहीं रखेगा, पक्की बात।
हीट का फ्लो पक्की बात कोई डायरेक्शन नहीं रखेगा, उसका मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हो सकता है ज्यादा, किसी डायरेक्शन में कम। सही या गलत? हीट का फ्लो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ज्यादा, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम वेक्टर और स्केलर नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल बस ये पूछ रहे हैं क्या हीट का फ्लो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ज्यादा और किसी में कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई आप आग वगैरह जलाते हो, तख्ता वगैरह तापते हो, तो हमेशा तसले में जब आग जलती है तो ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से कोई नहीं सेकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ उसका फैलाव ज्यादा है, ज्यादा आप डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक, और नीचे की तरफ से कम आ रहा है। हाँ या ना? जब प्रेस करते हो तो कपड़े को प्रेस करने के लिए ऊपर तो प्लास्टिक लगा हुआ है, चलो ऊपर से आपने हीट को रोक दिया, ठीक, और प्रेस नीचे की तरफ से ज्यादा गर्म हो रहा है। वैसे नॉर्मली सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ना, जब कोयला, धधकता हुआ कोयला रखा जाता है तो वहां पर ये देखने को मिलता है। लोग कोयले को अगर सेक रहे हैं तो ऊपर से सेकते हैं, और जैसे जैसे ऊपर आओगे टॉप पर आपका ना जो नॉर्मल फ्लो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ऊपर हाथ लगाओ तो ज्यादा जलता है, अगल बगल से लोग तपते तो कोई इधर किनारे से सेक रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में फ्लो ज्यादा और किसी में कम हो सकता है, ठीक। लिखना, अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज इज सेड टू, कहा जाता है, इज सेड टू टेंड्स टू अ लिमिट, टेंड्स टू अ लिमिट, टेंड्स टू अ लिमिट एल when when t टेंड्स टू t0। हमारा वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी पर्टिकुलर किसी लिमिट एल की तरफ बढ़ता हुआ कहलाता है जब इनपुट t अप्रोच करता है किसको, t0 को। इफ, यदि, फॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल, हाउ एवर स्मॉल, हाउ एवर स्मॉल, देयर एग्जिस्ट a delta, there exists a delta greater than 0 such that the difference between function f of t and this number L is less than epsilon whenever, जब कभी, whenever mod t minus t0 less than delta but greater than 0। कहा क्या गया, जैसे मान लो ये आपका कोई डोमेन है, ठीक, इस डोमेन में कैपिटल वी, ये आपका कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एफ ऑफ टी हम कर दे रहे हैं, एफ ऑफ टी, ये आपका कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जैसे कोई पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई पार्टिकल है वो किसी कर्व पर चल रहा है, ये पार्टिकल, तो पार्टिकल के पास अपनी एक वेलोसिटी होगी वी, और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सोचो, जिस, जब आपका पॉइंट एक्स, ठीक, या आप इसको टी कह दो, जब टी अप्रोच कर रहा है पर्टिकुलर किसी पॉइंट किसकी तरफ, t0 की तरफ, ठीक, तो उस दौरान पार्टिकल जब कर्व पर चल रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी कहीं एक दूसरी वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही होगी कि नहीं, या चाहे बढ़ने की चाहे घटने की कोशिश कर रही होगी। जैसे जैसे t0 के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी पर्टिकुलर किसी एक वेलोसिटी l के नजदीक पहुंच रही होगी, हाँ या ना? और दोनों के बीच का अंतर जैसे जैसे t0 के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच का अंतर कम होता जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का अंतर लेस देन डेल्टा हो तो उस दौरान इन दोनों के बीच का अंतर लेस देन कितना हो, एप्सिलॉन हो। आप जितना इन दोनों के बीच में अंतर कम करना चाहोगे उतना ये इसके और नजदीक जा रहा है, या जितना ये इसके नजदीक जा रहा है उतना इन दोनों के बीच का अंतर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। हर एक एप्सिलॉन के लिए अगर ये घटना घट रही है कि आपको हर एप्सिलॉन पर ऐसा डेल्टा मिल जा रहा है तो आप कह दोगे कि आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, आपके फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी, एंड हो जाएगी। क्लियर हुआ? और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर हो गई तो फंक्शन मेरा कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई बातें? ये वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है जो ऑलरेडी हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई नहीं है, इसलिए हम समझाने पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे, रियल के हिस्से में बहुत डीपली इसको समझाया गया है। चलें आगे, लिखा जाए। ये तो बनाना ही है, इसको भी मिटा ही देना। चलो, ये हुआ, लिखना सिंबॉलिकली,
symbolically if vector function f of t tends to L as t tends to t0, be right हम लिखते हैं लिमिट of our function f of t is equal to L when t approaches to t0। ये याद रखना, ये L वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देना। अब यही बात किसके लिए, अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। कंटिन्यूटी में क्या होता है, अगर मेरा फंक्शन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर, यानी टेंडेंसी और वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो एफ ऑफ टी जीरो, अब जैसे इसी पॉइंट टी जीरो पर कंटिन्यूटी मान ले तो एफ ऑफ टी जीरो को डिफाइंड होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एफ ऑफ टी जीरो जो निकल करके आएगा वो इस एल के कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, एट पॉइंट टी जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसमें लिखना अ वेक्टर फंक्शन वेक्टर f of t, ठीक, is said to be continuous, is said to be continuous, is said to be continuous for a value t0 of t if, यदि, पहली बात कि वेक्टर f of t 0 is defined, यानी जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चाहते हो उस पॉइंट पर आपका वेक्टर फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा है, मान लो एक पार्टिकल कैपिटल पी है किसी कर्व पर चल रहा है और पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, किस पर, ये पॉइंट t0 पर। तो t अप्रोच करेगा किसकी तरफ, t0 की तरफ, तो ये बढ़ेगा इसकी तरफ। तो ये हो कि t0 पर आपके फंक्शन के पास वेलोसिटी डिफाइंड हो, ऐसा भी ना कि वहां आपके पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही डिफाइंड ना हो। जैसे अगर इस पाथ को तोड़ दिया जाए, ट्रेन चलती है तो ट्रेन के पास अपनी एक वेलोसिटी होती है, आगे आप पटरी को तोड़ दो और कोई ट्रेन को दौड़ा दो, हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, कौन ड्राइवर दौड़ाएगा ट्रेन को, आगे आप पूरा पुल खोद दो, वहां पर आपके ट्रेन की स्पीड डिफाइंड नहीं हो, सॉरी वेलोसिटी डिफाइंड नहीं हो सकती। तो पहली बात है कि वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइंड होना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ठीक। तो t0 पर सबसे पहली बात आपका फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरी बात, जो टेंडेंसी निकल करके आ रही है, जैसे हम कहें बढ़ रही है वेलोसिटी, तो बढ़ रही है तो यहां पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वेलोसिटी रही होगी वही तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट है। तो यहां जो वेलोसिटी है और जब पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है तो इसी वेलोसिटी को अटेम्प्ट करे, ये नहीं कि किसी और वेलोसिटी को अटेम्प्ट कर ले। अगर यहां पहुंचते पहुंचते पार्टिकल किसी और वेलोसिटी को अटेम्प्ट कर लिया और एट दैट पॉइंट खड़ा होने पर कोई और वेलोसिटी रखा हुआ है तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा हुआ, जिसका एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट चीजें पा रहे हैं, टेंडेंसी अलग है। जैसे हम कहें यहां पर वेलोसिटी मान लो x हो जाए, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाए, x हो जाए, और जब आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो तो आपको पता चले एज t अप्रोचेस टू t0 आवर वेलोसिटी बिकम्स y, हमारी वेलोसिटी कितनी बने, y, लेकिन जब एट दैट पॉइंट निकाल रहे हो तो वेलोसिटी कितनी है, x। अगर ये दोनों बराबर ना हुए ना तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब वहां पर एक ब्रेकेज आया होगा। क्लियर हुआ, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। लिखना, पहली बात वेक्टर एफ ऑफ टी जीरो आपका डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरी बात सेकंड फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी दिए गए छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, चाहे ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, हाउ एवर स्मॉल,
however small, there correspond there correspond there corresponds a delta greater than zero, a delta greater than zero such that यहां एक डेल्टा नंबर मौजूद हो जो इस तरह से हो कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट टी जीरो, फंक्शन की जनरल वैल्यू, फंक्शन की जनरल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट टी जीरो, इन दोनों के बीच का अंतर आप जितना चाहो उतना कम कर सको। ठीक, कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन कब? व्हेनेवर, व्हेनेवर जब आपका पॉइंट टी नजदीक पहुंच रहा हो किसके? टी जीरो से, यानी टी और टी जीरो के बीच का अंतर लेस देन कितना हो? डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। जब आप एप्सिलॉन को चेंज करो, आप कहो कि देख भैया इन दोनों के बीच का अंतर क्या इससे भी कम हो सकता है, तो आप फिर टी जीरो के और नजदीक जा सको, फिर आपको एक डेल्टा मिले। आप कहो इन दोनों के बीच का अंतर क्या इससे कम 1/100 से कम हो सकता है, तो आपको फिर ऐसा डेल्टा मिले। तो डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। अगर जिस दिन आप कहे कि इनके बीच का अंतर क्या 1/10 से कम हो सकता है और आपको इस चुने गए एप्सिलॉन 1/10 के लिए ऐसा कोई डेल्टा मौजूद नहीं है, तो आपका फंक्शन अब कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? नोट करो। आपके पॉइंट टी की जिन जिन वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, उन सभी के लिए अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो मेरे डोमेन में 18 पॉइंट है, एग्जांपल के तौर पर मेरे डोमेन में 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब है उन 18 पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, तो 18 पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, तभी हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे, अदरवाइज अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां कंटिन्यूटी विद इन द डोमेन देखी जा रही है, और विद इन द डोमेन जितने पॉइंट हैं उन सब पर आपको क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। डोमेन के एक पॉइंट पर, जैसे आपके 4 पेपर हैं मान लो, 4 पेपर में से एक पेपर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो बाकी के 3 पेपर तुमने पढ़े हैं, तो ये नहीं कि वहां आप कंटिन्यूअस हो, आप डोमेन में कंटिन्यूअस हो गए ना। डोमेन के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी है तभी आप कंटिन्यूअस कहे जाओगे, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं हो। इस बात को लिख देना आगे। बोले रोहित लिख रहे हो? अच्छा हम लिख दे रहे हैं ऊपर। फर्दर लिखना, फर्दर अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी, फर्दर अ वेक्टर फंक्शन, a vector function f of t, vector f of t is said to be, is said to be, कहा जाता है said to be continuous, continuous if, यदि it is continuous, it is continuous if it is continuous for every value, for every value, for every value of t, for which, जिनके लिए, for which it has been defined, it has been, it has been defined, defined, जिनके लिए ये डिफाइंड है उन सभी के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। ये लिखो, फिर हेडिंग डाल दो सम रिजल्ट्स, हेडिंग इसके बाद सम रिजल्ट्स। चले, ये रिजल्ट्स जरूरी हैं अब। सम रिजल्ट्स, जिसमें पहला रिजल्ट तो वही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
तो t अप्रोचेस टू t0 पर जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट t0 के बराबर होनी चाहिए। पहला रिजल्ट तो यही है आपका, लिखना द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट एन एंड एस लिख दे चलेगा, याद रहेगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर एफ ऑफ टी, वेक्टर एफ ऑफ टी का मतलब है वेक्टर फंक्शन, फॉर वेक्टर एफ ऑफ टी टू बी कंटिन्यूअस, टू बी continuous, to be continuous at point t is equal to t0 is that limit when t approaches to t0 of our vector function f of t is equal to value of the vector function at the point t0, limit at point t0 value of the function at point t0 बराबर हो, वही पुरानी बातें जो हम कहते आए हैं, यानी टेंडेंसी और आपकी वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूअस। टेंडेंसी कुछ और है और वैल्यू कुछ और मिल रही है, तो इसका मतलब है आपने बीच में कुछ ना कुछ घालमेल किया होगा, तभी आप डिसकंटिन्यूअस कहला रहे हो। रोहित ये बात समझ आती है? टेंडेंसी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट सेम होना, ये समझ में आता है? टेंडेंसी का मतलब मेरा अप्रोच जिसको पाने का है एट दैट पॉइंट खड़े होकर के भी हम वही पा रहे हैं। अगर मैंने 80% का अप्रोच लगाया है कि मुझको एग्जाम में 80% मिले और एग्जाम के खत्म होने के बाद एट दैट पॉइंट मुझको 75% मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी आई हुई, ठीक। हालांकि डिसकंटिन्यूटी अच्छी भी होती है, 80% का अप्रोच लगाओ 95% मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी बार बार स्वागत है। या कहो वहां आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गए थे। दूसरा रिजल्ट लिखना, सेकंड, सुनो सेकंड रिजल्ट में देखना, ये बताओ कोई भी वेक्टर फंक्शन होता है, कोई वेक्टर फंक्शन, तो जैसे नॉर्मली हम अपने स्पेस की बात करें तो मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ठीक। x की डायरेक्शन में i कैप, y की डायरेक्शन में j कैप, z की डायरेक्शन में k कैप, तो आपके वेक्टर फंक्शन के पास 3 कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में, y और z का। तो हम मान लेते हैं x की डायरेक्शन में f1 ऑफ t, f1 ऑफ t तो हो गया, और y की डायरेक्शन में f2 ऑफ t और z में f3 ऑफ t, तो आपका वेक्टर फंक्शन क्या बना? वेक्टर f इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। अगर आपके इस वेक्टर फंक्शन को कंटिन्यूअस बनना है तो उसके इस तीनों कंपोनेंट को क्या बनना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बनना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देन f1 f2 f3 मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो आपका f क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखना इसी बात को, लिखना इफ यदि वेक्टर f ऑफ t is equal to f1 of t i cap plus f2 of t j cap। अब ये याद रखना, ये स्केलर है, f1 of t f2 of t, i cap वेक्टर है, कितना हिस्सा i cap या कितने टाइम्स i cap लिया गया, x एक्सेस का कितना टाइम्स लिया गया। क्लियर हुआ? x एक्सेस की कितनी यूनिट काम में आई, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो i कैप की कितनी यूनिट काम में आई? f1 ऑफ t यूनिट काम में आई, ठीक। f2 ऑफ t यूनिट काम में आई किसकी? j कैप की, और इसी तरह से प्लस f3 ऑफ t यूनिट है किसकी? k कैप की। अगर आपका वेक्टर f ऑफ t इज इक्वल टू दिस है, देन वेक्टर f ऑफ t इज continuous if and only if, केवल और केवल तब, if and only if f1 of t, f2 of t, f3 of t are continuous। अगर ये तीनों कंपोनेंट कंटिन्यूअस हो गए तो आपका वेक्टर फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। और तीसरा और लास्ट रिजल्ट यहां पर लिखना, इफ वेक्टर f of t is equal to f1 of t i cap plus f2 of t j cap plus f3 of t k cap, ठीक। एंड वेक्टर l हम ले रहे हैं, वेक्टर l इज इक्वल टू l1 i cap प्लस l2 j cap प्लस l3 k cap। सुनो, अगर ये आपका वेक्टर फंक्शन है और ये कोई वेक्टर है,
अगर ये वेक्टर फंक्शन की लिमिट L बनना चाहता है तो ये केवल तभी हो सकता है जब f1 ऑफ t की लिमिट कितनी हो L1, f2 ऑफ t की लिमिट कितनी हो L2 और f3 ऑफ t की लिमिट कितनी हो L3, अभी पॉसिबल। अदरवाइज जैसे f1 की लिमिट L1 आई, f2 की लिमिट L2 आई, लेकिन इसकी लिमिट कुछ और आ गई तो f की लिमिट कभी भी L नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? लिखना इस बात को। then necessary and sufficient condition that limit t approaches to t0 f of t is equal to vector L are limit t approaches to t0 f1 of t is equal to L1, फिर लिमिट t approaches to t0 f2 of t is equal to L2 और लिमिट t approaches to t0 f3 of t is equal to L3। बस आज के लिए इसी पर ये 3 रिजल्ट याद रखना, इसी पे कल काम करेंगे। कल डिफरेंशिएशन लिखा करके फिर उसके सवाल करते हैं।